ये शब्द एक यात्री के हैं जो ड्रेक पैसेज के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे ग्रह पर सबसे खतरनाक और रोमांचक समुद्री यात्राओं में से एक। ये शब्द उस एहसास को, उस जज्बे को बिल्कुल सही तरीके से बयां करते हैं जिसने सदियों से खोजकर्ताओं और एडवेंचर के शौकीनों को अपनी ओर खींचा है। देखिए, जो कोई भी अंटार्कटिका जा रहा है उसके लिए ड्रेक पैसेज को पार करना एक तरह की परीक्षा मानी जाती है। 7वें महाद्वीप तक पहुंचने के लिए ये एक जरूरी चुनौती है जिसे पार करना ही पड़ता है। तो ये ड्रेक पैसेज आखिर है क्या? ये दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच 500 मील चौड़ा एक संकरा समुद्री रास्ता है। लेकिन इसकी असली ताकत इस बात में है कि यहीं पर दुनिया के 3 बड़े महासागर अटलांटिक, प्रशांत और दक्षिणी महासागर आपस में मिलते हैं। और यही महासंगम दुनिया के सबसे भयानक समुद्री तूफानों को जन्म देता है। लेकिन ड्रेक पैसेज की कहानी सिर्फ आज के एडवेंचर की नहीं है। इसका इतिहास बहुत लंबा और रहस्यमयी है, जो मिथकों, समुद्री राक्षसों और हाँ, इसके नाम पर एक बहस से भी भरा हुआ है। इसकी कहानी सदियों पहले शुरू होती है। साल 1526 में स्पेनिश नाविक फ्रांसिस्को डी होसिस का जहाज एक जबरदस्त तूफान में फंसकर दक्षिण की ओर भटक गया। माना जाता है कि शायद वही इस रास्ते को देखने वाले पहले यूरोपीय थे। फिर लगभग 50 साल बाद 1578 में मशहूर अंग्रेज सर फ्रांसिस ड्रेक थी इसी तरह दक्षिण की ओर बह गए, जिससे ये पक्का हो गया कि यहाँ खुला पानी मौजूद है। लेकिन इसे पार करने का पहला रिकॉर्डेड सफर 1616 में डच नाविक विलम स्काउटन ने पूरा किया। अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। हम सब इसे ड्रेक पैसेज के नाम से जानते हैं, जो सर फ्रांसिस ड्रेक के सम्मान में रखा गया है। लेकिन स्पेन, अर्जेंटीना और चिली के कुछ इतिहासकार इसे मार दी होसिस या होसिस का सागर कहना ज्यादा पसंद करते हैं। उनका तर्क सीधा सा है कि फ्रांसिस्को डी होसिस ने इसे 1526 में, यानी ड्रेक से कई दशक पहले देखा था। तो ये एक ऐतिहासिक बहस है जो आज भी चलती है। जरा उस जमाने के नाविकों के बारे में सोचिए। उनके लिए ये पानी पूरी तरह से अनजान और डरावना था। अपने डर को समझने का उनके पास एक ही तरीका था, वो अपने नक्शों पर बस इतना लिख देते थे, यहाँ राक्षस हैं। वो सच में ये मानते थे कि समंदर की गहराइयों में विशालकाय जीव रहते हैं। और इन कहानियों में कुछ बहुत ही मशहूर नाम आते हैं, जैसे कि क्रैकन, एक बहुत बड़ा स्क्विड जैसा जीव जिसके बारे में कहा जाता था कि वो पूरे के पूरे जहाज़ों को खींचकर पानी में डुबो देता था। फिर थीं जलपरियां, जिनके किस्से शायद मैनाटीज जैसे समुद्री जीवों को देखने से बने होंगे। और हाँ, द फ्लाइंग डचमैन को कौन भूल सकता है, वो भूतिया जहाज जिसे हमेशा समंदर में भटकने का श्राप था और उसे देखना बहुत बुरा माना जाता था। तो चलिए अब इन पुरानी कहानियों से निकलकर आज की हकीकत पर आते हैं। ड्रेक पैसेज को पार करने का अनुभव बहुत अप्रत्याशित हो सकता है। यहाँ 2 ही सूरतें हाल होती हैं, या तो किसी को शेक का सामना करना पड़ता है या फिर लेक का। पहले बात करते हैं उस बदनाम ड्रेक शेक की। जरा कल्पना कीजिए, पानी की ऊंची ऊंची दीवारें जहाज से टकरा रही हैं और लहरें इतनी ऊंची उठ रही हैं कि जहाज के अगले हिस्से के ऊपर से बह रही हैं। ये कुदरत की वो असली ताकत है जिसका सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए। और फिर है इसका बिल्कुल उल्टा रूप, ड्रेक लेक। कभी कभी मौसम के पैटर्न ऐसे बदलते हैं कि ये खतरनाक रास्ता एक शांत झील जैसा बन जाता है। एक यात्री ने तो इसे आरामदायक हैमॉक में झूलने वाला अनुभव बताया था। यही ड्रेक पैसेज की असलियत है, पूरी तरह से अप्रत्याशित। तो सवाल ये उठता है कि शेक और लेक की इस अनिश्चितता के बीच आज के यात्री इन खतरनाक समंदरों को कैसे पार करते हैं? खैर, इसका जवाब छिपा है मॉडर्न नेवल इंजीनियरिंग के कमाल के आविष्कारों में। जब 1960 के दशक में टूरिस्टों ने पहली बार अंटार्कटिका जाना शुरू किया तो वे पुराने रिसर्च जहाज़ों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन पिछले 1 दशक में सब कुछ बदल गया है। अब ऐसे खास जहाज़ बनाए गए हैं जो सिर्फ इन बर्फीले सफ़र के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं। इन नई टेक्नोलॉजी में सबसे अहम है एक्सबो। ये जहाज़ के हल का एक क्रांतिकारी डिज़ाइन है। इसमें जहाज का अगला हिस्सा, जिसे बो कहते हैं, वो पारंपरिक रूप से नुकीला होने के बजाय उल्टा और ढलान वाला होता है। दिलचस्प बात यह है कि इसे मूल रूप से नॉर्थ सी के तूफानी तेल और गैस उद्योग में काम करने वाले जहाज़ों के लिए बनाया गया था। तो ये काम कैसे करता है? बहुत ही सरल तरीके से। पहला स्टेप, इसका ढलान वाला डिज़ाइन
सामने से आने वाली लहरों की ताकत को 2 हिस्सों में बांट देता है। दूसरा स्टेप, इससे जहाज को उछाल मिलता है, जिससे पानी के हल से टकराने का जोर कम हो जाता है। और तीसरा स्टेप, नतीजा ये होता है कि जहाज तूफानी लहरों के बीच से भी आराम से गुजर जाता है और उसकी रफ्तार और स्थिरता बनी रहती है। लेकिन सिर्फ एक्सबो ही नहीं, और भी कमाल की टेक्नोलॉजी हैं जो मदद करती हैं, जैसे कि एजीपॉड प्रोपल्शन। ये 360 डिग्री घूमने वाले थ्रस्टर्स हैं जो बर्फ के बीच जहाज को सटीक तरीके से चलाने में मदद करते हैं। डायनामिक पोजिशनिंग एक कंप्यूटर सिस्टम है जो बिना एंकर डाले जहाज को एक जगह पर स्थिर रखता है ताकि नाजुक समुद्री तल को कोई नुकसान न हो। और ओवरसाइज्ड स्टेबलाइजर्स, ये दूसरे जहाज़ों के मुकाबले 50% बड़े होते हैं, जो जहाज को तूफानी लहरों में डगमगाने से बचाते हैं। लेकिन ड्रेक पैसेज की कहानी सिर्फ तूफानी लहरों और जहाज़ों की नहीं है। इसका एक और बहुत गहरा मतलब है जो हमारे पूरे ग्रह के लिए बहुत मायने रखता है। ये हमारे ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ड्रेक पैसेज सिर्फ जहाज़ों के गुजरने का रास्ता नहीं है। ये धरती की सबसे बड़ी समुद्री धारा के लिए एक चोक पॉइंट है। इस धारा का नाम है अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट, या शॉर्ट में कहें तो ACC। हाल ही में हुई एक रिसर्च ने इस धारा से बहने वाले पानी की मात्रा को मापा है, और जो आंकड़ा सामने आया उसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया, 173.3 SV। तो सवाल ये है कि स्व आखिर है क्या चीज? स्व का मतलब है स्वे ड्रॉप। ये समुद्री धाराओं के बहाव को मापने की एक यूनिट है। इसे ऐसे समझिए, एक स्वे ड्रॉप का मतलब है हर सेकंड 10 लाख क्यूबिक मीटर पानी का बहाव। तो 173.3 स्वे ड्रॉप का मतलब हुआ एक ऐसी विशाल महासागरीय नदी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस नंबर की अहमियत समझने के लिए ये देखिए, दशकों से वैज्ञानिक ACC के प्रवाह का मान 134 स्वे ड्रॉप मानते आ रहे थे। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, ये नया माप उससे कहीं ज्यादा है। ये जो नया माप है, ये पुराने मान से 30% ज्यादा है। अब ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये धारा जो हमारे ग्रह को आकार देती है, वो हमारी अब तक की समझ से कहीं ज्यादा ताकतवर है। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि ये धारा सिर्फ अंटार्कटिका के चारों ओर नहीं घूमती। ये दुनिया के सभी बड़े महासागरों को आपस में जोड़ती है और हमारे ग्रह पर गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। इसके बहाव को सही सही समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम जान सकें कि हमारा ग्रह क्लाइमेट चेंज पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो देखिए, हमने ये सफ़र एक खतरनाक समुद्री रास्ते के डर से शुरू किया था, और अब हम एक बड़े वैज्ञानिक आश्चर्य पर आकर खड़े हैं। ये महासागरीय नदी हमारी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, और ये एक सवाल छोड़ जाती है, हमारे ग्रह की जलवायु के बारे में और कौन से राज हैं जो इसकी इन ताकतवर धाराओं में छिपे हुए हैं।